नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ रहे हैं भीष्म साहनी का आत्मकथात्मक संस्मरण गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके गद्य खंड का पाठ है 5, भीष्म साहनी, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। सबसे पहले देखते हैं पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत पाठ भीष्म साहनी जी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, जो कि एक संस्मरण है। इसके अंतर्गत लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को अपनी स्मृति के आधार पर बड़े ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। सेवाग्राम में गांधी जी के निकट समय बिताना, कश्मीर में जवाहरलाल जी से साक्षात्कार तथा फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ बिताए हुए कुछ क्षणों को उन्होंने शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। इससे इस संस्मरणात्मक आत्मकथा के अंश रोचक अनुभव होते हैं। इस पाठ के माध्यम से साहनी जी के व्यक्तित्व के अतिरिक्त उनकी राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता जैसे मुद्दे भी पाठकों के सामने प्रस्तुत होते हैं। पाठ को हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले भाग में गांधी जी के विषय में, दूसरे में नेहरू जी के विषय में और तीसरे में यासिर अराफात के विषय में। तो पाठ का सारांश प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी के साथ बिताया समय। सन 1938 ईस्वी के आसपास भीष्म साहनी जी के बड़े भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। जो इनके बड़े भाई थे बलराज साहनी, वो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी पिक्चरें इन्होंने हिंदी जो बॉलीवुड है उसको दिया है। इसमें दो बीघा जमीन इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो है फिल्म है, आप भी देखें, बहुत ही अच्छी है। तो जब भीष्म साहनी वहां पहुंचे तो उनके भाई बलराज ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे हमारे क्वार्टर के सामने से ही घूमने निकलते हैं। लेखक ने अपने भाई से इच्छा प्रकट की कि वे दोनों, अर्थात लेखक और उसका भाई, दोनों गांधी के साथ सैर करने जाएं। इस पर बलराज ने कहा कि ठीक है, वे चले चलेंगे। सुबह लेखक बहुत जल्दी उठ गया और सड़क पर आंखें गड़ाए गांधी की राह देखने लगा। 7 बजे के करीब गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर नजर आए। लेखक की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरा बिंदु है महात्मा गांधी के साथ पहला वार्तालाप। उन्होंने अपने भाई बलराज को उठाया और गांधी के पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगे। गांधी से मिलते ही बलराज ने अपने भाई का परिचय करवाया, अर्थात लेखक का परिचय करवाया। उस समय गांधी के साथ डॉक्टर सुशीला नैयर व महादेव देसाई भी थे। गांधी से बात करने के लिए लेखक ने कहा, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे। इस पर गांधी जी ने रावलपिंडी के कुछ लोगों के हाल चाल लेखक से पूछे और कहा, अरे, मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। बीच बीच में महादेव देसाई भी रावलपिंडी के किस्से सुनाने लगते। गांधी बहुत धीमी आवाज में बोलते थे। लेखक को लगा कि वह स्वयं से ही बात कर रहे हों। सेवाग्राम की दिनचर्या। लेखक लगभग 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में ही रहा। वे अपना अधिकतम समय प्रार्थना सभा में गांधी के साथ बिताता। लेखक को कस्तूरबा जी बिल्कुल अपनी माँ की जैसी लगती। उन दिनों एक जापानी भिक्षु अपने चीवर, अर्थात गेरुए वस्त्र धारण करके आश्रम की परिक्रमा करता और फिर प्रार्थना स्थल पर पहुंच जाता। गांधी जी को प्रणाम कर एक ओर बैठ जाता। उन्हीं दिनों देश के जाने माने व्यक्तित्व मीराबेन खान, अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू आदि सेवाग्राम आश्रम में ही आए हुए थे। गांधी जी का नित्य रोगियों से मिलना। एक दिन की बात है, लेखक आश्रम के बाहर घूम रहा था। उसे आवाज सुनाई दी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ। मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ। वह एक 15 वर्षीय बालक था और बार बार
बापू को बुलाने की बात कह रहा था। इस पर गांधी जी आए। उन्होंने उसका हालचाल देखा, उसका पेट टटोला और बताया कि इसने ईख अर्थात गन्ने का रस अधिक पी लिया है, इसी से दर्द हो रहा है। उन्होंने उसे प्यार से कहा, तू पागल है, मुंह में उंगली डालकर उल्टी कर ले। क्या कर ले बोलते हैं, उल्टी कर ले। उसने ऐसा ही किया और इसके बाद वह बालक ठीक हो गया। गांधी जी ने आश्रम में रहने वालों को हिदायत दी कि वह बालक का ध्यान रखे। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते, उसके एक कोने पर एक कुटिया थी, जिसमें एक बीमार व्यक्ति रहता था, जो तपेदिक अर्थात टीबी का मरीज था। गांधी जी रोज उससे उसके स्वास्थ्य के विषय में खैर खबर पूछते रहते। रोगियों से नित्य बातचीत करना उनका रोज का नियम था। अब जो दूसरा भाग है वह है पंडित नेहरू कश्मीर में। देखते हैं बिंदुवार। पंडित जी कश्मीर यात्रा पर आए थे। तब शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। नेहरू जी को लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में ठहराया गया था। जो लेखक था उसके जो फुफेरा भाई था उसी के बंगले में नेहरू जी ठहरे थे, और लेखक अपने भाई के आग्रह पर पंडित जी की देखभाल के लिए उस बंगले में पहुंच गया। नेहरू जी दिन भर स्थानीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करते रहते। शाम को बंगले में खाने पर आते तो लेखक भी वहां उनके साथ बैठ जाता। खाने पर एक दिन शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति जो नेहरू जी के चचेरे भाई थे, वे भी मौजूद रहते। सभी में धर्म को लेकर एक चर्चा चलने लगी। नेहरू जी ने कहा कि मैं भी धर्म को जानता हूँ, समझता हूँ, कोई ये ना समझे कि वे धर्म को नहीं जानते। इस पर नेहरू जी के अनुसार धर्म की व्याख्या। इस पर नेहरू जी ने एक मार्मिक कहानी सुनाई। पेरिस शहर में एक गरीब करतब दिखाने वाला रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन क्रिसमस के पर्व पर माता मरियम को श्रद्धांजलि देने के लिए गिरजाघर पहुंचा, परंतु उसके पास भेंट देने के लिए कुछ न था। जब गिरजाघर खाली हुआ तो वह जो करतब दिखाता है वही करतब माता मरियम के सामने दिखाने लगा। इस तरह उसने अपनी श्रद्धा प्रकट की। जैसे ही पादरी को पता चला तो उन्होंने उस करतब दिखाने वाले को गिरजाघर से बाहर निकालने की सोची। वे उसे निकाल ही रहे थे कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से उतर आई। आगे बढ़कर उन्होंने उस करतब दिखाने वाले के पसीनों को पहुंचकर उसके सिर को सहलाया। इस तरह उन्होंने अर्थात नेहरू जी ने समझाया कि धर्म का स्वरूप सबके लिए अलग अलग है। कोई यदि यह कहे कि उन्हें धर्म के विषय में कुछ नहीं पता तो यह गलत बात होगी। नेहरू जी से लेखक का साक्षात्कार। लेखक कई दिनों तक नेहरू जी से बात करने की कोशिश करता रहा। एक दिन वे अखबार उठाकर पढ़ने लगा और उसने सोचा कि जब तक नेहरू जी स्वयं नहीं मांगेंगे तब तक मैं अखबार न दूंगा। इस तरह उनसे मेरा कुछ वार्तालाप तो हो सकेगा। जब नेहरू जी आए तो लेखक ने उनकी अनदेखी की। नेहरू जी ने भी सोचा कि शायद लेखक उन्हें अपने आप अखबार दे देगा। लेखक डर के मारे कांप रहा था कि कहीं नेहरू जी बिगड़ न जाएं। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? इस पर लेखक शर्मिंदा हुआ और अखबार उनके हाथ में थमा दिया। अब है तीसरा भाग, यासिर अराफात से मुलाकात। लेखक एफ्रो एशियन लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में उसी लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। कार्यकारी महामंत्री होने के कारण लेखक अपनी पत्नी सहित कुछ दिन पहले ही वहां पहुंच गए। उन दिनों ट्यूनीसिया में फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का राज हुआ करता था और उसके कर्ता धर्ता यासिर अराफात थे। एक दिन सुबह लोटस पत्रिका के संपादक ने लेखक से कहा कि लेखक व उसकी पत्नी को राजधानी में आमंत्रित किया गया है। वह 12 बजे, दिन के 12 बजे लेखक को लेने आए। जब लेखक राजधानी पहुंचा तो यासिर अराफात अपने दो साथियों के साथ विशाल भवन से बाहर आए और लेखक व उनकी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ भीतर ले गए। वास्तव में उन्होंने लेखक व उनकी पत्नी को भोजन पर आमंत्रित किया था। अंदर पहुंचने पर लेखक और उसकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें कमरे के बाईं तरफ बिठाया गया जहां चाय पानी का प्रबंध था। यासिर अराफात भी उनके साथ बैठ गए। बातों ही बातों में गांधी जी का जिक्र चला। उन्होंने कहा, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, हमारे लिए भी उतने ही आदरणीय हैं जितने आपके लिए।
बीच बीच में वे लेखक व उनकी पत्नी को फल खिलाते रहे। उन्होंने सेहत की चाय भी बनाई। साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। जब भोजन का समय आया तो लेखक हाथ धोने के लिए गुसलखाने अर्थात बाथरूम में या वॉशरूम में गया। जब वे वापस लौटा तो लेखक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि यासिर अराफात स्वयं हाथ में तौलिया लिए उनके सामने खड़े थे। इस तरह से उनके व्यक्तित्व के विषय में यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक अच्छे शासक के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। तो यह था हमारा आज का पाठ, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। तो अब देखते हैं कि क्या है इस पाठ में विशेष। भाषा सरल, सहज व प्रभामयी है। उदाहरण शैली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। विश्व के महान नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू जी और यासिर अराफात के विषय में जानने को मिला है। लेखक ने व्यक्तिगत अनुभवों को भी साझा किया है। आप देख रहे थे अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आइए हमारे चैनल पर अगले वीडियो के साथ। हम भी आएंगे नए नए वीडियो लेकर। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।